नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की हर जरूरी खबर। राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने गुजरात के अंबाजी में विकास परियोजनाओं की दी सौगात। गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का भी किया शुभारंभ। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर स्थिति साफ। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और के.एन. त्रिपाठी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। मतदान 17 अक्टूबर को, नतीजों का ऐलान 19 अक्टूबर को। आरबीआई ने एक बार फिर बढ़ाया रेपो रेट 0.5% बढ़कर 3 साल के उच्चतर 5.9% पर। जीडीपी ग्रोथ का घटाया अनुमान। मौद्रिक समीक्षा के बाद शेयर बाजार में उछाल। जनरल अनिल चौहान ने देश के नए सीडीएस का संभाला पदभार। कहा सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने को तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। राष्ट्रपति ने प्रदान किए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सुराय पोटरू को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार तानाजी द अनसंग वॉरियर को। और हेडलाइंस के बाद एक नजर उन खबरों पर जो चर्चा में रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि लोक सेवकों का प्राथमिक लक्ष्य पूरी गंभीरता के साथ राष्ट्र और लोगों की सेवा करना होना चाहिए। वो आज भारतीय रक्षा संपदा सेवा, कौशल विकास सेवा, कारोबार सेवा और दूरसंचार सेवा के अधिकारियों और प्रशिक्षु अधिकारियों को राष्ट्रपति भवन में संबोधित कर रही थी। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रावधानों को अपराध से मुक्त करने को लेकर मंत्रालय एक कानून पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश किया जा सकता है। सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को अगले 4 वर्ष तक जारी रखने के लिए PMKVY 4 शुरू करेगी और इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। भारत ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की वृद्धि को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिमों को दूर करने के लिए अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के साथ गठजोड़ किया है। 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन अगस्त में 3.3% की रफ्तार से बढ़ा है। ये वृद्धि पिछले 9 महीने में सबसे कम है। एक साल पहले अगस्त में यह आंकड़ा 12.2% था। इस साल अप्रैल अगस्त में 9.8% उत्पादन बढ़ा है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का भारतीय प्रबंध संस्थान देश के अन्य नगरीय निकायों को साफ सफाई और कचरा प्रबंधन के गुर सिखाएगा। इसके लिए संस्थान ने आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्रालय से हाथ मिलाया है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड ने वैश्विक 5G निजी नेटवर्क उद्योग के लिए समाधान मुहैया कराने को क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज से हाथ मिलाया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक शिया बहुल इलाके में बम विस्फोट होने से 19 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हुए हैं। हताहतों में हाई स्कूल के छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। आईसीसी ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 विश्व कप की विजेता टीम को 16 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। उपविजेता टीम को विजेता टीम को मिलने वाली धनराशि से आधी पुरस्कार राशि मिलेगी। और अब खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अंबाजी में विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने अंबाजी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार ऐसे समय में मैं यहां आया हूं जब विकसित भारत का विराट संकल्प देश ने लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्रि के दौरान अंबाजी में होना सौभाग्य है। यहां शुरू की जा रही परियोजनाओं का यहां के क्षेत्र पर काफी प्रभाव पड़ेगा। आज जिन 45,000 से अधिक घरों का लोकार्पण और करीब लोकार्पण और शिलान्यास मिला दें तो 61,000
उन सभी लाभार्थियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन बहनों को विशेष शुभकामनाएं जिन्हें आज अपना घर मिला है। इससे पहले गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में गांधीनगर रेलवे स्टेशन से नई और आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने महत्वाकांक्षी अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मेट्रो ट्रेन के पूर्वी पश्चिमी गलियारे के कालूपुर स्टेशन पर परियोजना का भी उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत ट्रेन महाराष्ट्र और गुजरात की राजधानियों को जोड़ती है। वंदे भारत ट्रेनों की श्रृंखला में ये तीसरी ट्रेन है जो देश में संचालित की गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत से देश के शहरों को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि बदलते समय और मांग के अनुसार शहरों के पुनर्विकास का समय आ गया है। बीते 8 वर्षों में शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा निवेश किया जा रहा है। 8 वर्षों में एक के बाद एक देश के 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में मेट्रो या तो शुरू हो चुकी है या फिर तेजी से काम चल रहा है। देश के दर्जनों छोटे शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर से कालूपुर रेलवे स्टेशन तक रेल की सवारी की। इसके बाद उन्होंने कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो रेल में सफर किया। थलतेज और वस्त्राल के बीच 21 किलोमीटर लंबे इस गलियारे के बीच 17 स्टेशन हैं। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बों का भी निरीक्षण किया और उसमें उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने ट्रेन के लोकोमोटिव इंजन के नियंत्रण केंद्र का भी निरीक्षण किया। साथ ही वंदे भारत ट्रेनों को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले श्रमिकों, इंजीनियरों और अन्य कर्मचारियों के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने 4 मार्च 2019 को परियोजना के पहले चरण के एक हिस्से का उद्घाटन किया था। इस हिस्से में वस्त्राल से अपैरल पार्क के बीच 6.5 किलोमीटर की दूरी को मेट्रो से जोड़ा गया था। परियोजना को 2014 में मंजूरी मिली थी। परियोजना के दूसरे चरण के तहत राजधानी गांधीनगर को अहमदाबाद से जोड़ा जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और के एन त्रिपाठी ने पर्चा दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए आज अपना नामांकन दाखिल किया। उनकी उम्मीदवारी के प्रस्तावकों में पार्टी नेता अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया, ए.के. एंटनी, पवन कुमार बंसल और मुकुल वासनिक शामिल रहे। आनंद शर्मा और मनीष तिवारी भी खड़गे के नामांकन के प्रस्तावकों में शामिल थे। मैं जो लड़ाई हमेशा लड़ते हुए आया हूं और लड़ना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो उसूल हैं, जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के साथ मैं बचपन से जुड़ा हूं। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि उनके पास पार्टी को मजबूत करने का नजरिया है जो बदलाव लाएगा। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ये दोस्ताना मुकाबला है। The Congress president has assured me that the Congress party has no official candidate and that the Gandhi family will stay neutral in this race and that they welcome as many candidates coming forward as possible. In that spirit, I have put forward my candidacy. It is not disrespect to anybody. It is a friendly contest that's going to happen. And as far as I'm concerned, in that friendly contest, we should be able to work cooperatively as colleagues. We are not enemies. जनरल अनिल चौहान ने सीडीएस का पदभार संभाल लिया है। जनरल चौहान सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख रह चुके हैं। जनरल अनिल चौहान को चीन मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। सेना के बेहद अनुभवी और अलंकृत अधिकारी 61 वर्षीय लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के तौर पर भी काम करेंगे।
वो पूर्वी कमान के प्रमुख के पद से बीते साल 31 मई को सेवानिवृत्त हुए थे। हमारे सामने सुरक्षा संबंधी जो भी चुनौतियां हैं और मुश्किलें हैं, हम उसे मिलकर साझा रूप से दूर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने अमर जवान ज्योति पर जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। देश के नए सीडीएस के रूप में कार्यभार संभालने के कुछ घंटे बाद ये बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और अंबाजी में आज थोड़ी देर पहले 7200 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री अंबाजी मंदिर में दर्शन और विशेष पूजा कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री यहां के गब्बर तीर्थ में महाआरती में भी शामिल होंगे। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर में रेपो 0.5% बढ़ाकर 5.9% कर दिया है। ये इसका 3 साल का उच्चतर स्तर है। खुदरा महंगाई को काबू में लाने और विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों की ब्याज दर में आक्रामक वृद्धि से उत्पन्न दबाव से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक ने एक कदम उठाया है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने ये वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया है। ये चौथी बार है जब नीतिगत दर में वृद्धि की गई है। Restrain broadening of price pressures, anchor inflation expectations, and contain the second round effects. This action will support the medium-term growth prospects of our economy. Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate by 50 basis points to 5.9% and to remain focused on withdrawal of accommodation while supporting growth. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान एक तरह से हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चले स्वदेशी आंदोलन का प्रतिबिंब है। उन्होंने उद्योगों से अंदरूनी क्षेत्रों में उद्यमशील उपक्रम लगाने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 117वें अधिवेशन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सामाजिक हितों की सबसे अच्छी सेवा तब होती है जब लोगों की क्षमता और प्रतिभा का बेहतर दोहन होता है। उन्होंने उद्योग जगत से मानव संसाधन की क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने की अपील की। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के 2 दिवसीय दौरे के दौरान अंबाजी मंदिर में दर्शन और विशेष पूजा कर रहे हैं और दर्शन और विशेष पूजा के बाद वो यहाँ की गब्बर तीर्थ में महाआरती में भी शामिल होंगे। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उनसे आशीर्वाद लेना, उनसे एक तरीके से आशीर्वाद मिलना, ये अपने आप बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर से जो ये पूरा नवरात्रि का मौका है, ये अपने आप में देश भर में एक ऐसा मौका होता है कि जो भगवान की श्रद्धा रखते हैं, माँ दुर्गा में श्रद्धा रखते हैं, वो मंदिर उपासना के लिए जाते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री के 9 दिन व्रत रहते हैं और वो उपासना के मौके के तौर पर इस वक्त अंबाजी मंदिर पहुंचे हुए हैं और इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए।
हमारे सहयोगी अनुज यादव इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ में मौजूद हैं प्रधानमंत्री के इसी कार्यक्रम पर अधिक बातचीत करने के लिए। अनुज, किस तरीके से प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे और प्रधानमंत्री ने भी संवाद स्थापित करके इस बात को कहा कि अंबाजी मंदिर और आसपास के पूरे इलाके को विकास की उस तेज गति से आगे बढ़ाना है जो स्थानीय लोगों के लिए एक नए प्रकार का मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर काफी एक महत्वपूर्ण आज गुजरात की जनता के लिए मंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी इस लिहाज से है क्योंकि नवरात्र के मौके पर आज वो यहाँ पर आए हैं और हम जानते हैं खुद प्रधानमंत्री 9 के 9 जो व्रत है, जो उपासना है वो करते हैं और आज अंबाजी की दिन आए हमें दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है। ये एक सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले अंबाजी मंदिर में आए थे दर्शन करने के लिए और उसी के समय उन्होंने एक खाका खींच लिया था। तो ये सीधी तस्वीरें आप अंबाजी मंदिर से देख रहे थे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे थे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधिवेशन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी संबोधित किया। उन्होंने उद्योग जगत से भारत 2047 के विजन के साथ काम करने का आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे युवा नवाचार और शोध की अपनी क्षमता से सभी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। जरूरत है कि हम उन्हें रिसर्च के लिए उचित प्लेटफॉर्म और संसाधन उपलब्ध करवाएं। दुनिया के जब देशों में जाता हूं तो मुझे खुशी होती है कि विकसित राष्ट्र के अंदर भी उस देश के अंदर चाहे तकनीकी हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे प्रोफेशनल सेक्टर के अंदर डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, पेशेवर काम करने वाले लोग हों, दुनिया की बड़ी कंपनियों में नेतृत्व करने वाले हमारे नौजवान हों, वो भारत के लोग हैं, भारत के नौजवान हैं। और खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरीज और बायोफ्यूल यानी कि जैव ईंधन के क्षेत्र में हमारे देश में कितना काम हुआ है। एनटीपीसी के साथ एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट चल रहा है जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल, इथेनॉल जैसे फ्यूल पे काम कर रहे हैं। मटेरियल को रिसाइकिल करना है और रिसोर्स एफिशिएंसी की तरफ जाना है। ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करने का फायदा है, एक तो H2O अबंडेंस में है, काफी इको फ्रेंडली क्लीन फ्यूल है। तो जो एसेंशियल ऑयल इंडस्ट्रीज हैं आफ्टर द ऑयल एक्सट्रैक्शंस बहुत सारा वेस्ट जनरेट करती हैं, तो अगर उस वेस्ट पे भी फोकस किया जाए तो हम और भी अच्छी डायरेक्शन में हम काम कर सकते हैं। अगर हम 20% उसको इथेनॉल को अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा कंजप्शन कम होगा क्रूड ऑयल का। We will examine the legacy of Shinzo Abe and his transformative impact on Japan's relationship with India. It was an ideal partnership, a friendship where both of them were special to each other. Given where they were coming from with a certain kind of an ideological perspective, it was inevitable that they would look at the world through a similar lens. And I think the camaraderie between the two leaders was something that was shaped by the larger worldview. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। गुजरात के अहमदाबाद से गांधीनगर जाते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपने काफिले को रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। ये तकनीक ऊर्जा स्पेक्ट्रम और नेटवर्क दक्षता में वृद्धि के साथ बिना रुकावट के अत्यधिक डेटा दर और कम समय में सबसे ज्यादा विश्वसनीय संचार प्रदान करेगी।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भुवनेश्वर में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ओडिशा की अस्मिता, गौरव, ओडिशा का मान सम्मान हमेशा आगे बढ़ाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक पहुंच गई है। कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि इस पदयात्रा से राज्य में पार्टी के कैडर में जोश भरेगा। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा सुधार परियोजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से लैस अपग्रेडेड 50 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की। सरकार 233 एंटी स्मॉग गन और 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन लगाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। इस मामले में कोटद्वार कोर्ट ने पुल के तारे समेत तीनों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में मंदिर परिसर में स्थित मीना मस्जिद के अमीन सर्वे के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की है। उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में नोएडा प्राधिकरण की ओर से सेक्टर 93 में स्थित ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग कॉलोनी में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। साल 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को प्रदान किया गया है। आशा पारेख ने बाल कलाकार के बाद 17 साल की उम्र में बतौर अभिनेत्री फिल्म दिल दे के देखो से शुरुआत की। उन्होंने करीब 100 फिल्मों में काम किया। आशा पारेख ने अपने करियर में फिल्म फेयर समेत कई अवार्ड भी जीते हैं। This is the best honor I could get from the government of India. I would like to thank the jury for the recognition that they have bestowed upon me, my long journey and fulfilling the journey in the film industry. I have been in this industry for the last 60 years and still continue to be attached to the industry in my own. श्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार तमिल फिल्म सुरराई पोट्टरू को दिया गया। हिंदी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर को संपूर्ण मनोरंजन के लिए श्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अजय देवगन और सूर्या को फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर और सुरराई पोट्टरू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। अपर्णा बालमुरली को सुरराई पोट्टरू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। सचिदानंद के.आर. को मलयालम फिल्म ए.के. अयप्पनम कोशियुम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। मनोज मुंसिर को हिंदी फिल्म सायना के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार दिया गया। राहुल देशपांडे को मराठी फिल्म मी बसंतराव के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार और नंचंबा को मलयालम फिल्म ए.के. अयप्पनम कोशियुम के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार दिया गया। और अब अहम खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। यूक्रेन के 4 क्षेत्र रूस में शामिल हो गए हैं। जनमत संग्रह के बाद आज एक भव्य कार्यक्रम में सभी क्षेत्र रूस में शामिल किए गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं करते हुए यूक्रेन के कुछ हिस्सों को रूस में मिलाने की घोषणा की। क्रेमलिन नियंत्रित रूसी संसद के दोनों सदनों के अगले सप्ताह बैठक होगी, जिसमें इन क्षेत्रों को रूस में शामिल किए जाने के लिए संधियों पर मुहर लगाई जाएगी। क्रेमलिन के भव्य श्वेत और सुनहरे सेंट जॉर्ज हॉल में आयोजित विलय समारोह में पुतिन और यूक्रेन के 4 क्षेत्रों के प्रमुखों ने रूस में विलय के लिए
संधियों पर हस्ताक्षर किए। पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र को 2014 में आजादी की घोषणा के बाद से ही रूस का समर्थन मिला था। यूक्रेन के जापोरिजिया शहर पर रूस के ताजा हमले में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई, 28 लोग जख्मी हुए हैं। रूस की सेना ने रूस के कब्जे वाले क्षेत्र की ओर मानवीय सहायता लेकर जा रहे काफिले पर हमला किया। गवर्नर ने सड़क पर पड़े जले हुए वाहनों और शवों की तस्वीरें पोस्ट की। रूस ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब मॉस्को यूक्रेन के कुछ हिस्सों में जनमत संग्रह करवा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसकी निंदा की है। एशियाई, अमेरिकी और प्रशांत द्वीप वासियों पर राष्ट्रपति के एक आयोग ने अमेरिका में H-1B वीजा पर मुहर लगाने की अनुशंसा सर्वसम्मति से पारित कर दी है। अगर राष्ट्रपति जो बाइडेन इसे मंजूर करते हैं तो इससे हजारों पेशेवर, खासतौर से भारतीयों को बड़ी राहत मिलेगी। H-1B वीजा गैर अप्रवासी वीजा है जिससे अमेरिकी कंपनियों को खास विशेषज्ञता वाले पेशेवरों में विदेशी कामगारों की भर्ती करने की अनुमति मिलती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश भर में नवरात्र की धूम है। इस मौके पर जगह जगह गरबा का आयोजन किया जा रहा है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं गरबा की कुछ दिलचस्प तस्वीरों के साथ। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।